जय गुरुदेव, श्री मात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंतर्याग पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विज्ञान की जिसने न केवल हमारे शरीर को और हमारे मन को जोड़ा, बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत को अपनी एक अलग पहचान दिलाई। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम बात करने वाले हैं योग के ऊपर। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं वो हैं हमारे गौतम भैया, जो योगा के एक प्रोफेशनल टीचर हैं। पिछले 9 साल से वो अपने स्टूडेंट्स को योगा सिखा रहे हैं और जीवन जीने का एक बेहतर तरीका, क्यों एक योगा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह का फूड हमें खाना चाहिए, सात्विक आहार क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब का रोल योगा के साथ आज हम भैया से बातचीत में जानने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। श्री मात्रे नमः। धन्यवाद जी आपका। जी, तो भैया हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि योगा क्या है। जी, तो ये योग है तो हम हर चीज की डेफिनेशन देखते हैं, हर चीज हर विषय में। जी, तो जो डेफिनेशन हमको शास्त्र ने दी है वो है, योग जो है वो है चित्त वृत्ति निरोध योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। जी, यानी कि जो जो आइडियल स्टेट है मन की हमारी, उसको अचीव करना। जी, इसको हम केवल कहते हैं, शून्य कहते हैं। उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग जो है तो योग है। जी, और उसके लिए काफी सारे अलग अलग मार्ग दिए हैं। तो लोग योग को फिर अलग नाम से जानते हैं। कोई कहता है कि राजयोग, कुंडलिनी योगा, हठ योगा, अष्टांग योग। और ये सब मार्ग है, पर जो उसका जो लक्ष्य है कि हम जीवन में जैसे जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए जीने की, और हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो उसको अचीव करने का तरीका जो है वो योग है। और वहां पे पहुंचने का नाम योग है। बिल्कुल भैया। हम जैसे हैं वैसे बन जाए, होनी चाहिए जैसे। ओके ओके ओके। तो भैया इसमें क्या कहते हैं, जो योगा में हम लोग आसन के बारे में सुनते हैं कि पद्मासन हो गया, शवासन हो गया, सूर्य नमस्कार आसन, तो ये आसन से इसमें क्या सेंस बनता है, क्या तात्पर्य है इसका? हाँ, तो अगर हमको अचीव करना है ये स्टेट, तो इसके लिए काफी सारे स्टेप्स दिए हैं। जी, जो हम कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। जी, पर जो आसन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये शरीर ही हमारे मन को कंट्रोल करता है और जी, मन शरीर को वाइस वर्सा। अगर आपका शरीर सही नहीं है तो मन की ये जो जर्नी है अचीव करने के, हमारा परम स्थान, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आसन को, और जो आसन होना चाहिए वो उसके बारे में दिया है कि आसन होता है स्थिरम सुखम आसनम, कि एक ऐसा स्टेट बॉडी का जो कि स्थिर है, जो कि स्टेबल है और सुखदायी है। आसन का ये नहीं होता कि आप बहुत प्रॉब्लम में कर रहे हो, जी, तो आपको कोई, जब तक वो स्थिर नहीं बनेगा जब तक वो आसन नहीं बनेगा, जब तक वो सुखदायी बनेगा जब तक आसन नहीं बनेगा। इसलिए हमारे जितने भी आसन है उनके नाम आप देखेंगे कि काफी ऋषियों के नाम पे है। वशिष्ठ आसन, गुरुशनाथ आसन, गोरक्षासन। तो इन आसनों के इसलिए क्योंकि उन ऋषियों ने उन आसनों में ध्यान किया। ओके, और ध्यान तभी कर पाता जब वो आसन स्थिर हो। तो आसनों का महत्व काफी ज्यादा है, पर वो एक अंग है खाली। इसके अलावा एक पूरा जीवन शैली का नाम योग है। क्योंकि तो योग एक दर्शन शास्त्र में इसको एक दर्शन बताया गया है। हमारे जो 6 महत्वपूर्ण दर्शन है भारतवर्ष के, तो उसमें से एक अंग, एक जो है वो योग है। आप योग को ऐसे पूरी लाइफस्टाइल आप बना सकते हो। तो ये हमारे अध्यात्म से निकला हुआ एक उसका अंग है। अध्यात्म ही है एक्चुअली योग। योग को आप अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। योग में कभी वैसे भगवान की बात नहीं कही गई है कि भगवान, पर एक लाइन सिर्फ ईश्वर परिधान का नाम उन्होंने जरूर दिया है पतंजलि जी ने। जी, और योग जो है आपको अद्भुत बना देगा। आप भले भगवान को माने ना माने, आप स्टूडेंट बन जाओगे। स्टूडेंट का मतलब होता है कि आप अपने जो सूक्ष्म जो चीजें हैं जीवन की उस तरफ जानते हो, अपने उद्धार की तरफ आप जा रहे हो। तो जो केवल स्थिति है वो योग उसकी बात करता है, उससे पहुंचने की बात करता है। तो उसके लिए जो जो आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे शरीर है, जैसे हमारा खाना है, जैसे हमारा व्यवहार है, हमें इस तरह से दिनचर्या रखनी है जी। सबकी बात योग एक समाविष्ट बात करता है, ना कि सिर्फ एक
आसन को आप कहो कि ये योगा है, या फिर इट्स ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ओके ओके। तो भैया ये अष्टांग योग किस तरह से हमारे उसमें आता है? अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग पतंजलि ने दिया था। तो जो पतंजलि जी उनको कहते हैं कि वो सांप के अवतार है। उनकी बॉडी आधी सांप की है, और वो एक ऋषि की अंजलि माँ के गिरे थे इनमें, तो उनको ऋषि ने बड़ा किया, तो वो बाद में वो बने। तो कहानी उनके थ्रू आती है अष्टांग योग की। तो उन्होंने कहा कि योग उनसे पहले से था। ओके। ऐसे नहीं कि उन्होंने योग शुरू किया अष्टांग योग पहले से था, पर योग काफी फैला हुआ था पूरे भारतवर्ष में। अलग अलग उसकी, जैसे आज भी फैला हुआ है, आजकल विदेशों में अलग अलग तरह से योग को लोग करते हैं जी। तो पतंजलि ने योग को उसको एक सूत्र में बांधा। उन्होंने 183 सूत्र दिए ओके। कि बीज मंत्र दे कि इस तरह से आपको योग को करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने अष्टांग योग की बात कही। अष्टांग योग की 8 लिम्स ऑफ योगा, एक सीढ़ियां हैं जो आपको, उसका आखिरी जो स्टेप है वो है समाधि। और पहला होता है हमारे डूज एंड डोंट्स, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ओके। तो वो एक 8 तरीके हैं कि आप उस अचीव को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वे में अब जा सको। तो पतंजलि ने वो उसको एक शेप दिया। ओके। पहले थोड़ा शेप उसका उस तरह से नहीं था। जी। तो जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है योग के अंदर। यही तो हमको भैया साधना में भी सिखाया जाता है ना कि आपको ये सब चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेंगी एक अच्छा साधक बनने के लिए। तो अष्टांग योग का साधना में भी और योग में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, तो हमसे जुड़ा हुआ है ये। जैसे कहते हैं कि अगर आप घर में साधना भी कर रहे हो, पर जी। आपका जो है व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आपके लोगों से आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, जी। तो आप साधना कितनी करो उसकी फलदायी नहीं होगी। बिल्कुल भैया। तो योग है पूरा। ये आपको बात आसन के साथ में आपका सब कुछ सही होना चाहिए। आपने ये बात बहुत सही बोली कि साधना के साथ साथ ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप पूरे दिन अपनी बॉडी को मतलब कौन सी सोच दे रहे हो। कि एक तो फूड हो गया जो हमको एनर्जी दे रहा है, एक हमारी थॉट्स भी होती हैं जो हमको एनर्जी देती हैं, हमको चैनलाइज करती हैं। तो आप जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना आप गलत चीज़ों को अपने अंदर भावनाओं को जगह दोगे, उतना इफ़ेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर आपकी। अब कहते हैं ना भैया कि शायद फेस भी थोड़ा वैसा होना शुरू हो जाता है, दिखता है इंसान के फेस से कि वो नेगेटिव है थोड़ा सा। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो भैया साधना के आपका पूरा योग साधनाओं में, इन सब में सात्विक फूड पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट क्यों किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि एक प्रॉपर तरीके की डाइट और स्लीप, इनका कितना बड़ा रोल है साधनाओं में और योगा में? बहुत बड़ा रोल है इनका। आपने अच्छा सही बात उठाई कि लोग खाली बात करते हैं आसनों की, जी। पर वो अपने खान पीन की और सब चीज की बात नहीं करता। जी। क्योंकि जैसे आप कहते हैं हमारे जैसा रहेगा आपका मन। जी। और जो मन है वो पूरा आपके शरीर से जुड़ा है, आपके अन्न से जुड़ा हुआ है। तो आपको अगर आसन को इम्प्रूव करना है तो आपको खाना भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप जितना नॉनवेज खाएंगे, जितना तामसिक फूड खाएंगे, तो पहला तो आपका बॉडी स्टिफ होता है, उससे आप फ्लेक्सिबल बनना है आपको योग आसन के लिए, तो आप उस पर आपको दिक्कत आएगी। दूसरा होता है कि खाने में आपके घर में जैसा फूड में उसकी एनर्जी रहेगी, प्राणिक फूड एनर्जी रहती है, उस एनर्जी से आपकी जो सांसें में फर्क आएगा, आपके मन में फर्क आएगा। कि योग में सांसें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी। आपकी सांसों में वो गति जो है वो जो जैसे होनी चाहिए सांसों में, वो आपको आ नहीं पाएगी, क्योंकि आपका मन जो है आपके खाने से जुड़ा हुआ है। वो मन आपका सांसें है, जैसे सांसें वैसा आपका मन है, सब कुछ जुड़ा है आपस में। जी। तो कुछ भी अंग को आप छेड़ोगे तो उसका असर होगा। ओके। खाना अगर आप सात्विक खाना खाते हैं तो उसका एक आदमी जो सात्विक खाना खा रहा है उसके आसनों में आसानी से वो आसन को सिद्ध कर पाएगा जल्दी। ओके। आपका खाना सही नहीं है तो आपका खाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो ऊर्जा होती है उसको बचाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगती है। अगर आपने नॉनवेज खाया है ट्रू। तो उसको पचने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा बॉडी के लिए। हाँ जी। बॉडी की एनर्जी उसी में जा रही है। तो हल्का फुल्का खाना हो तो हल्का फुल्का आप शरीर आपका बनेगा। जी भैया। तो भैया जैसे लोग बोलते हैं, जैसे जो लोग जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमें डे टू डे लाइफ में प्रोटीन के सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो उस वजह से वो लोग उस प्रोटीन अपना जो उनका पूरे डाइट में होता है उसको बैलेंस करने के लिए वो लोग नॉनवेज की तरफ जाते हैं, एग्स कंज्यूम करते हैं, बॉइल्ड चिकन वगैरह लेते हैं।
तो उनका अपना एक ये मिथ है एक तरीके से कि सिर्फ नॉनवेज में जाकर के ही हमको प्रोटीन मिल सकता है, या फिर हमको जो हमको चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो सारे न्यूट्रिशंस हमको नॉनवेज से ही मिलते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? ये मुझे लगता है ये थोड़ा मिथ है और थोड़ा सा हाइप की, क्योंकि प्रोटीन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी तो इसलिए वो उनका एक अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि उनका एक अलग पर्पस है चीजों के लिए। क्योंकि हम तो मनुष्य तो ऐसा नहीं कि अभी कुछ 50-100 साल में ही घर में कुछ खा रहा है खाना, उससे इससे पहले हेल्थ नहीं थी जी हमारे। जैसे मैं तो आता हूँ थोड़ा हरियाणा के पास में मेरा गाँव है, बॉर्डर पर राजस्थान के। तो हमारे यहाँ तो लोग हर जगह पे लोग सब पहलवान होते थे और कोई खाता नहीं था नॉनवेज। सही बात तो बोली। सब लोग पहलवान बने पड़े वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपको घर में आई थिंक जो सोर्स तो काफी सारे हैं। तो बेसिकली हमको जो है जितनी दालें हैं हमारी, जितना हमारा एक्चुअली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है थोड़ी कम है बॉडी में जितनी बताई जाती है। ओके क्योंकि प्रोटीन को कहते हैं कि प्रोटीन जो एक रिसाइकलेबल चीज है बॉडी में। जी प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन होता है जो कि आपको घर में जो टॉक्सिन होता है नेचर, जी उस नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया, उसी से बनता है यूरिन। तो बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए। ओके जैसे आप देखिए काफी से लोग तो बहुत कम प्रोटीन खाते हैं, जैसे कोई जैन मुनि है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ तो जी ये थिंक की बॉडी बिल्कुल मसल नहीं है, कुछ नहीं, उनमें तब भी रहता है। बिल्कुल। तो वो अपने प्रोटीन चाहिए नो डाउट, पर उसको हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ओके आप जो आपकी नॉर्मल हमारा जितना भी खाना है सब कंप्लीट दाल चावल खाएंगे आप, रोटी सब्जी के साथ में आप दही ले लीजिए, आप क्या है जो भी नॉर्मल खाने हमारे इसमें सब में प्रोटीन होता है। तो आप भारत के जो जितने भी ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। तो आप इसको सोचेंगे मुझे कभी खाने को से नाप तोल के अगर खाएंगे तो बॉडी नाप तोल के नहीं देखती चीजों को, वो ऐसे होल देखती है। तो कहते हैं आप खाने में ज्यादा रंगों को देखिए, मल्टीपल रंग है कि आपको हर चीज खाना चाहिए। हर रंग से मतलब होता है कि उनको उसमें उस तरह के गुण है। हाँ जी आप खाने की आपको जो इवन आपकी जो स्मेल जो है खाने की, वो आपके अंदर एक अलग प्रकार का वो आपके एक चेतना बढ़ाती है। हाँ तो जी खाने में सिर्फ आप देखेंगे कि क्योंकि जितने हमारे योगी हैं सब लोग हैं तो उनमें तो आप देखेंगे उतना प्रोटीन लेते नहीं है, हाँ तभी जी उनका मन कितना शांत है। बिल्कुल तो प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल उतनी खाने की तो थोड़ी सी न्यूट्रिशन वाली कम हो चुकी है पहले से। हाँ जी तो आप इसके बारे अब उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ेंगे ताकि मुझे क्योंकि मैं तो उस तरह से नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता नहीं मेरी बॉडी में कुछ कमी है, कुछ स्ट्रेंथ में कुछ कमी है। और पर्सन भी डिपेंड करता है। तो वो थोड़ा सोच समझ के हमको लेना चाहिए, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो समझो और ट्राई करो कि मेरे ऊपर क्या सूट करता है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो ज्यादा उसका एक्सप्लॉइटेशन करने से घर में लीवर पे इसका असर होता है, प्रोटीन निकलता नहीं है तो लीवर लोगों की खराब होती है। ओके और जितना हो सके अगर लेना भी है तो अगर आप घर में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक प्रोटीन लगता है उस समय पे। पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए इतनी जरूरत नहीं है, और लेना है तो वेस्ट सोर्स करें तो ज़्यादा अच्छा है एज पर योगा। बिल्कुल। जैसे भैया लोग जब फिटनेस की तरफ आते हैं, योगा की तरफ, या जो लोग जिम में डाइट कर रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि राइस बिल्कुल छोड़ दो और आप रोटी बिल्कुल छोड़ दो। तो ये एक हमारा एक हम लोगों के लिए नॉर्मल, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कब तक आप छोड़ोगे, कब तक आप नहीं खाओगे? और दिन भर आपका पूरा समय रहता है कि मुझे इसमें ये खाना है, इसमें वो खाना है, ऐसे बनाना है, पूरा आपका एनर्जी पूरा खाने पे जाता है। मतलब आपका जीवन में और कुछ काम नहीं है खाने के अलावा, वो तो एक वो काम के लिए करना है, खाने के लिए कमाना है खाली। तो पर आप घर में आजकल देखेंगे पर जितने भी बड़े बड़े जो रिसर्च होते हैं, आप आज कुछ ये बातें फिर से प्रूव हो रही थी घर में हमको घर में एक होलिस्टिक खाना देखना चाहिए, ना कि इस तरह से इसके हम बात कर रहे हैं। सब लोग जो हमने हमारे शास्त्रों में बोला है, आयुर्वेद ने बोला है, वो आजकल दोबारा से सब कुछ उसको साइंटिफिक बैक हो रही है हर बातें। तो मुझे लगता है कि आपको हमें जो हर मौसम के अनुसार खाना खाना चाहिए, जो आपके आसपास उगती चीजें उनको खुद पे ध्यान देना चाहिए। इस मौसम में क्या होता है, ये नहीं कि मुझे बाहर से एवोकाडो खाना है, कुछ खाना है। आपके घर के पास पे जो उगता है मौसम के हर शेड का एक अलग खाना है, हाँ तो जी, अपने रूप में पूर्ण है, तो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपने रीजनल फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, वो आपके क्लाइमेट और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आई थिंक सबसे परफेक्ट होता है। आजकल जैसे लोग भैया वो क्या कहते हैं उसे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले रहे हैं,
कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें, जबकि इंडियंस के लिए शुद्ध घी से अच्छा, सरसों के तेल, इनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। पर आप इसको, वही चीज़ है ना भैया कि एक्सेस हर चीज़ का बुरा है। स्टार्टिंग में काफी लोगों ने इसको बहुत टैबू बना दिया था घी खाने को। हाँ। फैट बिल्कुल ही नहीं, फैट होना चाहिए। आज वेस्ट ही आज घी को इतना प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इधर तो ऋतुचर्या बताइए, सावन में कैसे खाना खाना है, हर मौसम का अलग खाना है। बिल्कुल तो हमारे लोग, हर गांव के हर लोग सब कुछ जानते हैं, उस हिसाब से खाना खाते हैं। बिल्कुल। हमको तब नॉलेज है पहले से, बस हमको लग रहा है कुछ बाहर से आ रहा तो ये बात कुछ अलग बात होगी। हाँ जी। तो हमारा खुद पे शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल भैया। तो भैया हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने योगा को सीखना चाहता है तो एक प्राइमरी एज, जो बच्चे की, जो छोटे बच्चे की होती है, वो प्राइमरी एज क्या है जब वो स्टार्ट कर सकता है? योग को जितना जल्दी शुरू हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जितने बड़े होंगे उतना फिर आपको बॉडी में आपको अचीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 3 से 4 साल 5 साल आप शुरू कर सकते हो। ओके। और अगर कोई भैया हम जैसा हो जो थोड़ा लेट स्टार्ट करना चाहे, या कोई जैसे आफ्टर 30, आफ्टर 40 कोई स्टार्ट करना चाहे, तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है? हाँ, स्टार्ट तो कभी भी कर सकते हैं, और नेवर लेट देन नेवर। तो जितना हो सके आप, जब लगे आपको कि जब जगो जब तब तभी सवेरा, तो हाँ। शुरू कर देना। बिल्कुल। तो और भैया क्या कहते हैं कि जैसे हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो एक एडवांस कोर्स होता है, एक बेसिक योगा होता है, एक एडवांस योगा होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? मुझे लगता है ऐसा कि एडवांस और बेसिक होता नहीं है। ओके। अगर आप देखेंगे लोग, मेरे पास काफी लोग सीखते हैं तो बोले सर मुझे एडवांस आसन दिखाओ। हर आसन एडवांस है। अगर आपने कोई आसन सिद्ध कर लिया, आप अगर पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र, उसमें सिर्फ 8 आसन दिए, बेसिक आसन, जो कि पद्मासन, सिद्धासन, बैठने वाले आसन है जी। आपको भी एक आसन अगर आप सिद्ध कर लेते हैं अगर आप, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको सिद्धियां दे सकती है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो आप कर में ये है कि आप आसनों को ठीक से करना सीखें। जो जितने बेसिक आसन, अगर आपने कोई भी आसन, ताड़ासन भी अगर आप ठीक से करते हैं, उसके बहुत इफेक्ट है। आप एडवांस आसन कर रहे हैं पर उसमें आप कुछ अलाइनमेंट नहीं है, उसमें आपका जहाँ पे फोर्स होता है वहाँ फोर्स नहीं है। तो क्योंकि आसनों में मेन होता है अलाइनमेंट, आपको अलाइनमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में हमारे शरीर के अंदर एक टेढ़ापन होता है स्वाभाविक। जैसे हमारे, जैसे कहते हैं जिसका अच्छा दिमाग होता है, दो ब्रेन है हमारे, ब्रेन के हेमिस्फीयर है, तो एक होता है राइट और लेफ्ट, तो इंगला पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है जी। तो जो ज्यादा एक्टिव है, मतलब हाइपर है, उसका हमारा उसका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, उसका लेफ्ट बॉडी एक्टिव होगा। इस तरह से उल्टा होता है। तो उसी तरह से उनकी बॉडी में भी टेढ़ापन होता है, उसकी राइट तरफ ज्यादा झुक पाएगा, लेफ्ट उसकी कम फ्लेक्सिबल होगी, हमारे कंधा थोड़ा सा उस तरफ झुका होगा, तो बॉडी में टेढ़ापन, उस टेढ़ेपन को ठीक करना, वही हम योगा में करते हैं। ओके। आप एक तरफ कहते हैं कि आसन में आप, जैसे त्रिकोण आसन है, आप एक तरफ झुकते हैं, एक तरफ वेट डाल रहे हैं, पर दूसरी तरफ भी आपको इक्वली वेट प्रेस करना है। ओके। तो वो आसन बराबर होगा। तो अलाइनमेंट, पहला तो होता है अलाइनमेंट ठीक करना, दूसरा होती है, तो आपको जब उसको सही कर पाएंगे आप, तभी आप घर में उस आसन के उसको प्रभाव ले पाएंगे। और वो आसन, अब एक छोटा भी आसन आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको ऐसा नहीं कि आपको एडवांस आसन करना है, एडवांस तो क्या है, अगर आपने वो अचीव कर लिया है जिससे उतना आगे बढ़िए। तो लोग सीधा एडवांस पे कभी मत जाइए और सोचिए मत, क्योंकि एडवांस कुछ होता नहीं है, हर आसन एडवांस है। और एक एक आसन जो आपके मन को एकाग्र कर देता है, जिसमें आपको ध्यान लग जाए, आपका बिल्कुल आपका ध्यान लग लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके भैया। तो इसके अलावा भैया हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट आसन कौन सा है? मेरा फेवरेट आसन तो शीर्षासन है। शीर्षासन, उसके बेनिफिट्स क्या हैं भैया? जैसे कहते हैं आसनों का दो अलग कैटेगरी लोग बांटते हैं। मैं मानता हूँ, जैसे एक होता है जो कि आपको बॉडी को कूल डाउन करता है, एक होता है जो बॉडी को आपको एक्टिव करता है जी। तो कुछ लोग होते हैं जैसे इसका फायदा बॉडी का टाइप्स रहते हैं जी। तो हर आदमी के लिए अलग आसन होता है। तो इसलिए कोई, जैसे मेरा अगर फेवरेट ये है, तो सबका ही फेवरेट नहीं होना चाहिए, सबका अपना आसन हो सकता है। तो
क्योंकि बॉडी टाइप अलग है। ओके किसी बॉडी को जब टक करती है उनको सूर्य वाले आसन करने चाहिए, जो उससे सूर्य नाड़ी बढ़े। सूर्य नमस्कार ज्यादा करना चाहिए। ओके। इसमें सूर्य नाड़ी का तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसन सूट करेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं पता थी। हमें लगता है कि बेसिक सभी सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, हर आदमी की अलग बॉडी है। ओके और उसके लिए अलग उसका योगा होना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मैं मेरे लिए क्या है। जब वात वाली बॉडी है जिनकी, उनको जो हाइपर कूदने उछल कूदने वाला आसन नहीं करनी चाहिए। उनको स्लो आसन करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए आसन। काफी उनको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं हम। वैसे आसनों में भी इसका जिसको अगर जैसे उसको अगर जिसमें आपको थोड़ा फास्ट बोलता आपको देखा होगा आपने, ये मेरी वात प्रकृति है। ओके तो इस वात प्रकृति में आपको कर में इन लोगों को कर में मेरे जैसे जो वात की इनका हाइपर है, उन लोगों को कर में कूल डाउन करने आसन होना चाहिए। इसलिए जो हेडस्टैंड जो है इस आसन मेरे लिए बहुत ही मुझे लाभ देता है। ओके। तो पर्सन टू पर्सन आसन डिफरेंट होते हैं, उनको जो सूट करे उस हिसाब से। ये मेरा एक बहुत अलग से क्वेश्चन था वात पित्त के ऊपर और कफ के ऊपर, बट आपने इसके अंदर ही जवाब दे दिया भैया। वो बहुत अच्छे से फिट हो गया और समझ में भी आया। आई थिंक मेरी समझ में आ गया तो व्यूअर्स की समझ में तो आ ही जाएगा। और इसके अलावा जैसे भैया हम जानना चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और जैसे हमारे आध्यात्म में भी बोलते हैं कि आप जब सूर्य को देखते हैं, आप सूर्य को देखिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, तो सूर्य नमस्कार सबसे बेनिफिट। और आई थिंक बॉलीवुड में भी कई जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं सबका फेवरेट है सूर्य नमस्कार आसन। तो आप सूर्य नमस्कार आसन के बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? सूर्य नमस्कार का मतलब ये नहीं कि आप सूर्य को नमस्कार करें। सूर्य का नमस्कार का अर्थ है कि आपके अंदर जो सूर्य की ऊर्जा है उसको आप बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और सूर्य नमस्कार के काफी सारे प्रकार भी हैं। सूर्य नमस्कार आसन के एक तरह जैसा नहीं है। तो जो बेसिक टेंशन आप देखते होंगे तो वो तो है, पर आपके बॉडी के अनुसार उसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। और काफी सारे इसके टाइप्स हैं। ओके। और वो काफी मुश्किल हो सकता है और काफी इजी भी हो सकता है। आप चेयर पे भी इसको कर सकते हो। तो सूर्य नमस्कार इसको मेरा मानना है कि वो एक पूरा आसन है। पूरा बॉडी के हर अंगों को, हर जगह को वो कार्य करता है। बिल्कुल। तो यदि कोई अभी कुछ ना कर पाए समय के कारण, कमी के कारण, तो आपको एटलीस्ट आप सूर्य नमस्कार तो कर ही सकते हो। और अगर 15 मिनट भी सूर्य नमस्कार कोई करता है, 15-20 मिनट, तो आई थिंक उसका पूरा वर्कआउट हो जाता है। तो ठीक से उसमें इतनी, अगर उसको मुश्किल करना चाहे तो 20 मिनट में आपकी हालत खराब हो सकती है। या ठीक से आप करो, एग्जॉस्ट आप हो सकते हो पूरे। बिल्कुल 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 भैया। कोई अपना योगा जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो कौन से वो बेसिक आसन्स हैं सबसे पहले जो कोई भी कर सकता है, उससे शुरुआत करना उनके लिए इजी हो? तो ये भी सब पे डिपेंड कर सकता है। जैसे काफी यूजली तो पहले आपको वार्म सूक्ष्म व्यायाम जो है जी। उससे शुरुआत करनी चाहिए। बॉडी को हल्का हल्का वार्म कर लीजिए हमेशा योगा आसन करने से पहले। इसके बाद में हम सूर्य नमस्कार करना होता है, उसके बाद में आसन। पर सूर्य नमस्कार भी स्टार्टिंग में काफी सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ओके। काफी लोगों का पैर आगे नहीं आ पाता है। तो अब इससे अच्छा है कि आप सूर्य नमस्कार के आसनों को सिंगल उनके लिए 12 जो आसन है उनको सिंगल आसन कीजिए। ओके। एक बार बस को बैठ के उसको प्रैक्टिस कीजिए, भुजंग को प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगता है कि सब कुछ हो रहा है तो फिर आप साथ में मिलाकर सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि आसन तो फिर जितना आपसे हो उतना आपको करना चाहिए, ऐसे नहीं कि सूर्य नमस्कार ही करना ही है। तो उसके बाद में जब आपने वो सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, फिर आपने आसन सूर्य नमस्कार कर लिया, उसके बाद में आपको हमेशा स्टैंडिंग आसन पहले करनी चाहिए। ओके। स्टैंडिंग आसन के बाद में फिर आपको बैठने वाले आसन, ट्विस्टिंग, इसके जो भी सारे आसन होते हैं बैठने में, बाद में फिर लेट कर प्रभु सुपान, पीठ पर लेट कर पेट पर लेट के आसन करना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा शवासन, फिर थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, इस प्रकार से क्रम बना सकते हैं। ओके। अच्छा, तो ये एक क्रम होता है कि पहले आपको खड़े होके जितने आसन है वो करने हैं, फिर बैठ के, फिर लेट के? हमें ये नहीं पता था, हम तो कुछ भी अपना सिनेरियो चलाते थे कि अब खड़े होके कर रहे हैं, अब बैठ के कर रहे हैं, अब कूद के कर रहे हैं। तो अच्छा, इसका अपना एक पैटर्न होता है। जी। ओके ओके भैया। तो भैया इसमें श्वास को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? जैसे सांस का अगर आपका साथ नहीं है, पहले बात तो आपकी सूर्य नमस्कार में अगर लोगों की सांसें सही नहीं है अगर, जी। तो उनका इंडोरेंस नहीं बढ़ेगा और लंबे देर तक नहीं कर पाएंगे। कुछ आसन में थकेंगे और
वो इवेंचुअली इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके। तो मुश्किल काफी लोग जैसे 120 कर लेते हैं। तो आपका में आपको इम्प्रूव करना है आसन को भी, तो आपको पहले सांसें होनी चाहिए नॉर्मल। दूसरा कि जब सांसें आपकी नॉर्मल होती है, और नॉर्मल करते हैं कि हम सांसों में कहते हैं ऊंचाई सांसें लेनी चाहिए। ऊंचाई सांसें का होता है कि आप जो सांसें थोड़ी सी हिसिंग साउंड सी आई, तो सांस लेते हैं तो ऊपर से लगती है, मैं अगर करूँ तो आपको आवाज आएगी नहीं उसकी, तो वो अंदर से तो आपको एक कंटिन्यूस साउंड होनी चाहिए, हिसिंग साउंड सी होती है, तो वो सांस के साथ में आसन करना चाहिए। ओके। और वो आसन ऐसे कि वो सांसें जो आपकी छोटी जितनी आपसे बड़ी हो सके कंट्रोल चलती है, रुके ना बीच में। जी। ऐसे आप आसन करते हो उसमें आपकी सांस ताकत लगा तो आपकी सांसें रुक गई हो, तो सांसों को रोकना नहीं कभी भी। जी। और सांसों को एक कंट्रोल सांस का होता है कि जैसे 4 सेकंड की सांस हमारी होती है, उसको कहते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग। उससे कम है तो शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। तो कुछ की 4 सेकंड या 3 सेकंड उतनी सांस लीजिए, उतना ही इनहेल और उतना ही एक्सहेल। जब आपका वो होगा तो आपका धीरे धीरे, पहले तो होगा नहीं आपसे मे बी स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते करते उसको अचीव करने लगोगे। और जब सांसें आपकी स्थिर होंगी तभी आप उस पल में आ पाओगे, उस बॉडी पार्ट पे ध्यान ले पाओगे, जी। क्योंकि सांसें आपका मन है। तो आपकी सांसों का जो आपका अलाइनमेंट होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, बॉडी से होना चाहिए। वही सूर्य नमस्कार में कि एक बार इनहेल में ऊपर, एक बार नीचे। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर वो एक एक्सरसाइज बन जाएगा। ओके। जो करना है तो आपको आसनों को सांसों से जोड़ना पड़ेगा, तभी वो योग है। अन्यथा भी एक्सरसाइज है, फिर आपको उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके। तो आई थिंक सांस का भैया ब्लड पे भी तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ना, कि जैसे ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है और ब्लड में ब्लड सेल्स को पंप करती है। इवन मसल्स पे जितना हम एक्सहेल करते हैं, जितना ब्रीदिंग हो उतना मसल भी खुलती है। बिल्कुल। कम सांसों से लेकिन मसल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बन पाती है। और सांसों से आपकी पूरा जो ब्लड फ्लो तो बढ़ता ही है बॉडी में, पर आपको बेसिकली जो आपका ब्रेन में जितना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वो ब्रेन उतना ज़्यादा यूज करता है। जी। तो जितना ब्रीदिंग सही होगा आपका, उतना ब्रेन आपका एक्टिव होगा, ओके। उतना कॉन्शियसली आप योगा कर पाएंगे। ओके। कॉन्शियसनेस जो है योगा में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके। कि आप जैसे हम जैसे मैंने काफी लोगों को बोलता हूँ कि पैर की टोस आप हिलाइए, तो मैंने कहा बहुत लोग पैर की टोस हिला नहीं पाते, बोलते हिल तो रहा पर हिलता नहीं हो, क्योंकि कॉन्शियस चेतना खत्म हो चुकी है पैरों में शूज पहन पहन के। ओके। ऐसी बॉडी की हमारी, हम खाली इससे सिर्फ अगर हम सोचें तो हम खाली ऊपर ऊपर फील करते हैं कि हम यहाँ पे मैं हूँ, पूरे शरीर को फील नहीं कर पाते। तो उस चेतना को हर जगह फैलाना जो है वो योग करता है। और आपके हर पार्ट पे आप अंगों में वो होगा जब सांसों के साथ में जब होगा, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो सांस के बिना तो योग संभव नहीं है। ओके। और उसकी आपको रिदम धीरे धीरे लेके आना है, उसमें उस पहले 5 मिनट को धीरे स्लो करना है। ओके। जब उसको स्लो कर पाएंगे तभी वो आसन की तरफ जाएगा। मैंने आपको कहा कि स्थिरम सुखम आसन, तो स्थिरता होगा जब आपकी सांसें नॉर्मल होगी। सांसें फास्ट हो तो वो स्थिरता नहीं आ पाएगी। बिल्कुल। तो भैया इसके अलावा पूरे दिन में जब हम योगा करें तो कितने मिनट का, रोज़मर्रा की हम डेली रूटीन में हमको कितने मिनट मिनिमम योगा करना चाहिए, मैक्सिमम कितना करना चाहिए? इसको भी आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 40 मिनट टू 1 आवर इनफ। ओके। मतलब नॉर्मल आदमी के लिए। और किसी को अगर एडवांस कुछ करना है तो वो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा सकता है, मे बी सुबह शाम कर सकता है, पर यूजुअली 1 घंटा काफी है। ओके। तो भैया आप ये बात मानते हो कि जो योग है वो अगर हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो करें तो उनमें ध्यान और कंसंट्रेशन, फोकस ये सब डेवलप होता है? क्योंकि जैसे ना जो पहला जो जितना हमारी बढ़ेगा फोकस टुवर्ड्स आवर बॉडी, तो हम बाहर भी समझ पाएंगे चीजों को। बिल्कुल सही बात। और जीवन में फोकस दे पाएंगे। जी। हम अपने प्रति फोकस नहीं, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारा माइंड कहाँ चल रहा है। जी। जब आसन का होता है कि आप डिफिकल्ट पोजीशन में है फिजिकली, और उसमें आप कामनेस लाने के प्रयास कर रहे हैं, तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो आप जीवन में भी इस प्रकार जब जीवन में डिफिकल्ट आती है उसमें भी आप काम होने की आपको प्रैक्टिस होती है कि हाँ मैं हो सकता हूँ मन से। तो आपको वो चीज सिखाता है योगा आपको। तो डेफिनेटली बिल्कुल, आई एम श्योर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि वाकई में
ये बात बिल्कुल सच है कि योगा में जो पोस्चर्स होते हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, और उस टाइम पे अपनी ब्रीदिंग को और अपने माइंड को एक स्टेबल करके, शांत करके आप एक आसन को कर रहे हो, तो ये आपको लाइफ में प्रैक्टिकली कितना हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। ये बात आपने बहुत सुंदर बोली भैया। तो अब हम ये जानना चाहेंगे भैया आपसे कि आप कुछ ऐसे योगासन हमें बता सकते हो भैया जो पर्टिकुलर किसी बीमारी में, डिजीज़ में लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जैसे जिनको ब्रीदिंग का इशू होता है, जैसे किसी को दमा है, जिनको मतलब थायराइड का इश्यूज है, इनके लिए आप कुछ बता सकते हो भैया जो उनको थोड़ा डिजीज़ में हेल्पफुल हो? उष्टक आसन जो है, उष्टक आसन और सर्वांगासन, जी। ये दो आसन के लिए लाभकारी हैं। तो जो उष्टक आसन करेंगे लंग्स को, और ब्रीदिंग प्राणायाम, ओके। तो हर आसन के हर बीमारी के हिसाब से हम बोल सकते हैं। और आसन के तरह से लंग्स के लिए जो है सर्वांगासन, उष्टक आसन, भुजंगासन, ये सब आसन अच्छे हैं उनके लिए, ओके। लोगों के लिए। और जैसे भैया हमारे घर में हमारी वृद्ध माता पिता होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए सबसे बेनिफिट वाला आसन कौन सा रहेगा जो उनके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा हो? उनको उत्कट आसन ऐसे कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जॉइंट्स पे एक प्रॉब्लम है उनका, तो लेट कर वो सपोर्ट से उनको आसन करना चाहिए, प्रॉप यूज करके आसन करना चाहिए। ओके। और जैसे थोड़ी हमारी एज आने लगे, बुढ़ापा पास है, तो उस समय हमको बैलेंसिंग आसन पे फोकस कर देना चाहिए पहले से, और उस समय करना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग जितना बैलेंस रहेगा उतना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है बुढ़ापे में, जो मैंने देखा है ओल्ड एज में, वो होता है बैलेंस का, और चीजों में बैलेंस खोने लगता है बॉडी। जी। तो स्टैंडिंग आसन, बैलेंसिंग आसन बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें तो क्या होता है भैया? जो भी आप जैसे आप बैलेंस कर रहे हो जिन आसनों में, जी। वॉरियर है या ट्री पोज है, उन आसनों में तो हम अपना बैलेंस खोते हैं। जब बुढ़ापा आता है, चलने में आपको दिक्कत होती है, जी। चीजों को बॉडी साथ नहीं देती है आपके बॉडी, आपके मन के हिसाब से, बिल्कुल। तो ये इशू बहुत बड़ा होता है। और फीमेल्स के लिए तो मुझे लगता है कि भद्रासन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, ओके। जिसमें हम बटरफ्लाई पोज में हम लेटते हैं, जी। आप पीछे थोड़ी हाइट देके तकिया लगा सकते हो, तो वो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, और हर स्त्री को मुझे लगता है करना चाहिए भद्रासन, क्योंकि उनको सब प्रॉब्लम्स में काफी हेल्पफुल होता है। ओके। रिलैक्स भी करता है, लंग्स भी खोलते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं उसके। ओके, भद्रासन फॉर वुमेन्स। ओके भैया। तो नियमित योग अभ्यास और मानसिक और भावनात्मक, ठीक है, मेरा प्रश्न भैया, योग जो होता है डेली प्रैक्टिस करने से हमको भावनात्मक रूप से किस तरह से बेनिफिट देता है? जी, योग में क्या इस तरह मैं कहता कि गर्म सूर्य वाले कुछ आसन है, कुछ आसन गर्म है, ठंडे वाले आसन है, चंद्रमा वाले आसन है, चंद्राड़ी को बढ़ाने वाले आसन है। जी। ऐसे ही करेंगे आसनों का, कुंडली में भी ना कुछ आसन बनाए कि जो आपके मूलाधार के लिए आसन है, कुछ आसन आपके स्वादिष्ठान के लिए आसन है। तो आसनों को आप इसी, तो जो जैसे जो मूलाधार के आसन है, जो स्वादिष्ठान के आसन है, आपके हर जैसे आयंगा जो थे, वो कहते हैं उनका एक समय था जब वो काफी डिप्रेशन में आ चुके थे। ओके। तो जब उन्होंने उस समय आयंगा जो सबसे उनका एक बड़ा नाम है योग के क्षेत्र में, तो उन्होंने विदेश में योग का बहुत प्रसार किया। जी। तो वो कहते जब मैंने बैक बेंच किया, उन पे फोकस किया, तो मेरा डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसे हर आसनों, तो जैसे बैक बेंच बहुत जरूरी है किसी को अगर ज्यादा डिप्रेशन है, तो पर्टिकुलर आसन आप मुझे लगता है कि फॉरवर्ड बेंच जितने होते हैं, फॉरवर्ड बेंच से उत्थान आसन या पश्चिमोत्तान आसन, जी भैया। फॉरवर्ड जो है वो आपको करनी चाहिए, और आपको अपने सांसों पे ध्यान देना चाहिए। इन्वर्जन आप सिंपल कर सकते हो, ज्यादा ना हो तो घर में, इस प्रकार से आप कुछ नीचे लगा लीजिए, कमर के नीचे, और पैरों को ऊपर करके लेट जाइए, तो हाइट देके कि ब्लड ऊपर से नीचे जाए। सिंपल भी कर सकते हैं, अगर वो संभव हो तो फिर पूरा अच्छे से कीजिए। ओके। तो वो आपके मन में बहुत शांत देगा, क्योंकि आपकी वो सूर्य नाड़ी को, जैसे हम जब भी हम चलते हैं जी। तो हमारी बॉडी की हमेशा सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। जी। तो हम कभी उल्टा होते नहीं है, उल्टे होंगे आप तभी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। उल्टे होंगे इन द सेंस भैया, मतलब
आपका शरीर जब आपका उल्टा होगा हाँ, तो अच्छा। आपकी पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाएगी। ओके। जैसे आपको कभी आपको अभी तो हम करते नहीं, बचपन में कभी पेड़ से लटके होंगे कुछ करते, तो आपको लगता है कि आपका अलग माइंडसेट अलग आप जोन में हो जाते हो कि आपकी तो बॉडी की जो काम करने वाली जितनी इंद्रियां सब खुल चुकी है उस समय। हाँ, सही कह रहे हो आप। इसलिए हम कहते हैं कि जो काफी आयुर्वेद ने कहा था कि जो किंग ऑफ आसन है वो है सर्वांगासन। क्योंकि हम वो क्योंकि आजकल लोगों की सब इतनी हाइपर हो चुकी है, लोग तो ज्यादा सोचते हैं, तो जब इन्वर्जन हो गए तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है हाँ भैया। आज। तो आई थिंक आज जो योगा है वो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए से ज़्यादा हमको आई थिंक काम करने के लिए भी, जो आजकल इतना स्ट्रेस है सोसाइटी में, चाहे वो बच्चों पे हो, चाहे वो यंगस्टर्स पे हो, चाहे फिर वो जो हाउस को संभाल रहे हैं हमारे मदर वगैरह जितने हो गए या जितने बुजुर्ग हैं, ये सब के लिए अलग 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 स्टेजेस पे वर्क करता है। योगा आपको एक अलग प्रकार का एक आपको शक्ति देता है। जैसे आपका आपकी बॉडी में बॉडी में स्ट्रेंथ है, जी आप हाथों पे खड़े हो जाते हो, तो आपकी बॉडी में वो आपके मन में भी झलकता है, वो वही नेचर आपके। जी तो आप कहीं भी चीजों में आप प्रॉब्लम से निकल सकते हो, जी आप पे कॉन्फिडेंस रहता है। जी बिल्कुल योग बिल्कुल। से आपके मतलब कि लोग आपकी चाल ही बदल जाती है। मतलब आपका ना जो तरीका होता है, जो कि योग में हमेशा अब चिन को ऊपर करिए, बोलते छाती बाहर निकालो, हाँ, तो पोस्चर पूरी बॉडी का। शिफ्ट होता है, आपका आपकी सोच शिफ्ट होती है। जी जी तो जी जी। आपने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गहरा छोड़ते प्रभाव। तो ये तो आपकी फिर एक तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर देता है। जी, तो क्योंकि कहते हैं जितना अगर आप सर का आप नीचे रहेंगे उतना आप सोच में नेगेटिव सोच विचार आते हैं। ओके। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तब का आप कहीं प्रैक्टिस कीजिए तो आपको लगेंगे उसी सभी हमारे थॉट्स हमारे बन जाते हैं। आप प्रैक्टिस करके पॉजिटिव हो सकती है कभी। तो हमारे शरीर का हमारे मन से बहुत गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल भैया। और आई थिंक योगा इन सब को एक तरीके से एक साथ जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। चाहे फिर हमारी लाइफस्टाइल हो गई, हमारा फूड हो गया, सब कुछ योगा के अंदर आता है। तो आज की हम अपनी बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं भैया। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और भैया अभी आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर रह रहे हैं आप? मैं पूना में रहता हूँ। जी। और तो भैया आप वहीं पे सिखाते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? ऑनलाइन क्लास भी होती है मेरी। ओके ओके ओके, ठीक भैया। तो अगर हमारे कोई व्यूअर्स का योगा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर वो भैया से जुड़ना चाहते हो तो वो हमको पिंग कर सकते हैं। हम आपकी क्वेश्चंस का फ्यूचर में आंसर भैया से दिलवाने की आपकी हम पूरी कोशिश करेंगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज हो वो भैया तक हम पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे भैया से जुड़ने की दोबारा से, कि भैया आएँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दें, चाहे वो आपकी साधना से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके योगा से रिलेटेड हो। तो हम भैया को दोबारा सुनना ज़रूर चाहेंगे अपने चैनल पर अपने दर्शकों के लिए। तो भैया हमसे जुड़ने के लिए आज के लिए आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, श्री मात्रे नमः भैया। जी।